नमस्कार साथियों। पिछले कल जो एक लाइव सेशन हम लोगों ने रखा था, जिसका मूल उद्देश्य जो था जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के ऊपर बात करने का था, वो किसी टेक्निकल कारण से हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ा। और मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एक बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर और इस समय पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की महामारी चल रही है, पैंडमिक चल रहा है, उस चीज़ को सभी जो लोग हैं वो सरकार के एसओपीज़ का पालन करते हुए फॉलो भी कर रहे हैं। और हर प्रकार से, चाहे वो एनजीओज़ के माध्यम से जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग प्रकार की ड्राइव्स जो गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं एड कर रही है, वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अभी इस पैंडमिक के ही दौर में जो हम बात करें तो हम इंडस्ट्री के विषय में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दीज आर द आई कैन से दैट ये फीडिंग सेंटर्स हैं जो कि बहुत से एक बड़ी मात्रा के लोगों को जो है वो जॉब देते हैं, नौकरियां देते हैं। और ना जाने लाखों लाखों घर जम्मू की इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलवा रही हैं। लाखों लाखों रोज़गार जिनको दे रखे हैं, लेबर कम्युनिटी के लोग हैं, फोरमैन्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अकाउंटेंट्स हैं, न जाने कितने ही बहुसंख्या में एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ देती है। तो इंडस्ट्री के विषय में बहुत कम हम देखते हैं कि लोग बात करते हैं। हमारा उद्देश्य कोई एक जिस प्रकार से बाकी लोग कर रहे हैं उस प्रकार से नहीं, जस्ट एक हेल्दी डिस्कशन जो है वो की जाए और हेल्दी पॉइंट्स जो है इस डिस्कशन के माध्यम से हम जो है वो गवर्नमेंट को दे सकें कि आखिरकार जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किन परेशानियों का सामना कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ललित महाजन जी, जो चैम्बर ऑफ जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने जो एक पैनल डिस्कशन में मेरे को आमंत्रित किया है। अ, ललित जी, हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे ये इस लाइव सेशन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ पिछले 3 वर्षों से एक मिनी लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो ऑब्ज़र्व कर रही है, जिसमें हम बात करें तो हम 2019 से स्टार्ट करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जो है एक मिनी लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो देखी गई है। उसमें हमारे इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कितना, मैं कहूँगा कि सफ़र करना पड़ा है। आपसे ये प्रथम सवाल जो है वो हमारी ओर से रहेगा। पिछले 3 साल में जो फ्रीक्वेंट बंद होते रहे हैं, लॉकडाउन लगते रहे हैं, उससे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके लिए मैं कहूँगा कि उसके लिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी इसमें पिछले 2 साल में तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम फेस आई हैं। जब से यहाँ पे ये अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 चला गया और यहाँ पे जब गवर्नर रूल लग गया, उसके बाद क्या था कि हम लोगों की जो मार्केट हमारी काफ़ी सफ़र करी मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर है उनकी जो मार्केट डिपेंडेंसी पूरी कश्मीर के ऊपर है। और कश्मीर तो आप देखिए कि जब से बुरहान वानी हुआ उसके बाद भी डिस्टर्ब रहा, उसके बाद आप देखिए कि आर्टिकल चला गया, उसके बाद डिस्टर्ब हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए कि अच्छा, उसके बाद क्या हो कि गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2020 से टोल टैक्स रिमूव कर दिया। टोल टैक्स रिमूव करने से क्या हुआ कि हम लोगों के जो प्रोडक्ट है उसमें स्टिफ कंपटीशन आ गया। जो बाहर से हमारे नेबरिंग स्टेट से लोग भेजते हैं उनमें उन्होंने हमको अपना यहाँ पे मटेरियल को फ्लड कर दिया मार्केट को। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ब्रिक्स हैं, हमारे यहाँ ब्रिक्स क्लीन सारी बंद हो गई क्योंकि पंजाब से सारी ब्रिक्स आ रही है। तो उसमें कुछ टूरिस्ट प्रोडक्ट भी आए। हमने गवर्नमेंट से काफ़ी टेकअप किया और अभी गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव अनाउंस किया है जिसमें उन्होंने हमको टर्नओवर इंसेंटिव दिया है, जो कि यूनिट को उसमें 5 करोड़ तक की जो सेल है उसकी टर्नओवर उन्होंने हमको दिया जी। उनको 5 करोड़ की टर्न पे 2% मिलेगा, अप टू 3% मिलेगा, अप टू 10 लाख रुपये मैक्सिमम। और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है उनको 50 लाख रुपये मिलेगा, 2% मिलेगा विद 50 लाख रुपये मैक्सिमम। तो ये एक इंसेंटिव, अच्छा इंसेंटिव है, इसको हम वेलकम करते हैं। उसके बाद दूसरा इंसेंटिव गवर्नमेंट ने हमको किया था कि जो SGST में क्या था कि जिन यूनिट को SGST नहीं मिल रहा था, क्योंकि 2000 जब से GST लगा तो जो यूनिट 2017 के बाद लगे उनको SGST नहीं मिल रहा था।
तो उनको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वो बेनिफिट भी गवर्नमेंट ने दे दिया है। और इसके लिए हम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे साथ में हमारे फाइनेंस के मिस्टर एक कुमार मेहता अरुण मेहता, उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ये 2 इंसेंटिव देने से क्या हुआ कि जितना भी माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर है उसको काफ़ी रिलीफ मिला है जो है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है आगे आने वाले टाइम में जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर को विद इन द स्टेट काम करने में उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जी, जी, जी। जो आपने कहा बिल्कुल सही कि कश्मीर बेस्ड हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इस समय सारी जो हैं, जम्मू कश्मीर की अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर कश्मीर में ही एक तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, तो किस प्रकार से जो है वो इंडस्ट्री जो है वो जम्मू की जो फीडिंग जो हमारा जो मटेरियल बेचने का सेंटर है, ज़्यादातर हम जानते हैं कि सरकार का भी अधिकतम खर्च निवेश उसी क्षेत्र में रहता है। तो कहीं न कहीं कश्मीर एक हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। तो ललित जी, दूसरा ये एक जानने का हम आपसे प्रयास करेंगे कि जो इंसेंटिव्स हैं, अभी गवर्नमेंट की ओर से जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, ऐसे कौन से बहुत इम्पोर्टेंट इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की ओर से दिए गए हैं, जिनका ज़िक्र आपने पहले भी किया हालाँकि, लेकिन और ऐसे कौन से इंसेंटिव्स हैं और ऐसी क्या समस्याएँ हैं जिनका परेशानी का सामना जो है वो इंडस्ट्रीज़ को करना पड़ता है? आपसे हम जानना चाहेंगे। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज अनाउंस किया है, 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज है। तो उस पैकेज में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नए यूनिट को SC/ST का बेनिफिट दिया है 300% ऑफ देयर जो प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट में, और उनको टर्म लोन का इंटरेस्ट उन्होंने दिया है कि उनको 7 साल तक टर्म लोन का इंटरेस्ट देंगे। पर जो इंटरेस्ट उन्होंने वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट नहीं दिया। ये एक बड़ा मतलब कि हमको इसी पे थोड़ा समझ नहीं आया कि जब यूनिट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल तो यूनिट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि उसको भी हमने गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि जिसको वर्किंग कैपिटल पे आप बेनिफिट दे रहे हो इंटरेस्ट का, उसको टर्म उसको वर्किंग कैपिटल का भी दो जिसको टर्म लोन पे दे रहे हो। तो उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये अगर आप देखें कि ये 28,400 करोड़ का पैकेज बहुत लुक्रेटिव पैकेज है। उसमें इंडस्ट्री को काफ़ी यहाँ पे इंकरेजमेंट मिल रही है। मेरे पास बहुत लोगों की इंक्वायरीज आ रही हैं। पर अभी सबसे बड़ी बात उसमें एक क्या आ रही है कि उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे ना इनके पास डेवलप इंडस्ट्रियल लैंड नहीं है। अगर आप देखिए कि अभी इन्होंने जो लैंड अभी इन्होंने जो JK इन्वेस्ट में इन्होंने पोर्टल में लैंड की अवेलेबिलिटी बताई है, उसमें इनके पास कठुआ के पास घाटी इंडस्ट्रियल एरिया में इनके पास जो लैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 1300-1400 कनाल जो डेवलप लैंड इनके पास वहाँ पे अवेलेबल है। एक इन्होंने यहाँ पे करथोली में कोई 209 कनाल लैंड को इन्होंने एक्वायर किया है, वो अनडेवलप लैंड है। उसमें कोई उनके उसमें सीकअप वाले जब पोजीशन लेने गए हैं, उसके फॉरेस्ट वाले आगे कहते हैं ये तो लैंड हमारी है। तो जब तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अगर लैंड ट्रांसफ़र हुई है तो वो उसके बाद क्लियर टाइटल भी, उसके बाद जब बीच में दूसरे डिपार्टमेंट आ जाते तो ये जो एक जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है ना कि हमको सब लोगों को मिलजुल के इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने के लिए जो भी हर्डल्स आ रही हैं उनको मिलजुल के इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। आज अगर कोई एंटरप्रेन्योर लैंड के लिए अप्लाई करता है तो क्या आप उसको अनडेवलप लैंड दोगे? अनडेवलप लैंड देके वो कब वो लैंड डेवलप होगी, कब उस लैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, पावर आएगी, रोड बनेंगी, वहाँ पे वाटर सप्लाई आएगी। तो मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि अगर आपने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने हैं तो लैंड की जो अलॉटमेंट है ना डेवलप करने के बाद करिए। आज लोगों से आप पैसे भी ले लेंगे, उनको आप लैंड अलॉट कर देंगे तो वो वहाँ यूनिट कहाँ से लगाएंगे? आपके पास पावर बेसिक जो बैकबोन होता है इंडस्ट्री का पावर होता है, आपके पास पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पावर के रिसीविंग स्टेशन नहीं है उस एरिया में होंगे तो आप कैसे वहाँ पे इंडस्ट्री को एक्सपेक्ट करते हो? सांबा का एग्जांपल आता है। सांबा नया जब इंडस्ट्रियल एरिया बना था उस टाइम सांबा में आप मानेंगे कि 4 साल के बाद पावर आई, लोगों ने DG सेट पे चलाया। DG सेट पे कौन चला सकते हैं? जो बड़े बड़े यूनिट होते हैं। स्मॉल स्केल सेक्टर वाले DG सेट पे कैसे चला सकते हैं आप मेरे को ये बताइए। तो ये गवर्नमेंट को ये टाइम बाउंड मैनर में पहले इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करने चाहिए, उसके बाद लैंड की जो अलॉटमेंट है इंडस्ट्रियलिस्ट को दें ताकि वो उनको कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट का जो प्रोजेक्ट होता है वो टाइम बाउंड होता है।
क्योंकि अगर उनका टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं लगा तो वो प्रोजेक्ट उनका ओवरशूट कर जाएगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा स्कोप है जो इन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, और जो इंडस्ट्री के लिए इतना स्कोप है कि 4 से 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, पर प्रोवाइडेड इंडस्ट्रीज आए। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इन्होंने अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, मेडिकल सेक्टर में इन्होंने अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, बहुत अच्छे इंसेंटिव है। उसके लिए हम इनका शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, उससे कि और इसको मद्देनजर देखते हुए आने वाले टाइम में हमारे को लगता है यहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री आएगी। पर उसकी साइड बाय साइड सब डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, ताकि लोगों को टाइम बाउंड मैनर में हर एक चीज़ जो मिलनी चाहिए, तभी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। बाकी अभी रिसेंटली जो कोविड आ गई, दोबारा कोविड की सेकंड वेव आ गई है, उसकी वजह से हम अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, या जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सांबा हो गया, जम्मू हो गया, पूरी स्टेट में, कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इनकी तरफ से पूरी सपोर्ट है। हमारे यहाँ पे कोई माइग्रेंट वर्कर जो बाहर नहीं जा रहा है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी हमारा एक इशू है जो हमने गवर्नमेंट को हाईलाइट किया कि हमारे जैसे पावर एमनेस्टी की स्कीम है, आज लोगों के पास करोड़ों रुपए की जो है ना आउटस्टैंडिंग है लोगों की पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देने के लिए, जो डिस्प्यूटेड है, उसमें कई लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। तो गवर्नमेंट की जो पावर एमनेस्टी स्कीम है वो तो आई थी हमारी 30/11/2020 को ख़त्म हो गई है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि वो भी जो है उसको भी एक्सटेंड किया जाए, ताकि लोगों को उसका रिलीफ मिले। ललित जी, आप क्या मानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद किस प्रकार का एक वातावरण जो है वो, जो एक बहुत बड़ा इस विषय में कहा जाता था कि बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बाहर से जम्मू कश्मीर के अंदर निवेश करेंगे, आएंगे, तो आप क्या मानते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ऐसे अलग अलग जो एक वातावरण क्या है इस समय कुल मिला के पूरी तरह से, कि बाहर की इंडस्ट्रीज, यहाँ की इंडस्ट्रीज को इतना सफ़र करना पड़ रहा है, तो बाहर की इंडस्ट्रीज को किस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके लिए सरकार के लिए आप क्या क्या सुझाव जो है वो देना चाहिए? अगर हम आज की डेट में बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला रहे हैं उनके, और हमारे को यहाँ पे एक जो है हमको इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, ताकि जितने डिपार्टमेंट हैं वो टाइम बाउंड मैनर में इंडस्ट्रियलिस्ट के केसेस क्लियर करें। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, लैंड अलॉटमेंट, खाली लैंड अलॉटमेंट कर देना जो है वो दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। क्योंकि लैंड अलॉटमेंट करने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अगर पोल्यूशन वालों की तरफ से टाइम बाउंड उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा इशू आता है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आज 16 टेबलों पे फाइल चलती है। तो अभी पीछे मेरी जो यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनको बोला था जी आप आज की डेट में सारा MIS सिस्टम है, आपके पास जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके पास कंप्यूटर पे डिटेल होनी चाहिए कि कौन से ग्रिड स्टेशन, कौन से रिसीविंग स्टेशन पे पावर अवेलेबल है। उसको इमीडिएट जैसे उनके पास एप्लीकेशन आए तो वहाँ पे, और वो जब वो पावर अवेलेबल है तो उसी टाइम उसको सैंक्शन कर देनी चाहिए। पर अदरवाइज़ क्या होता है कि मेंटेनेंस वाले इसको भेजते हैं सिस्टम ऑपरेशन को, वो भेजते हैं M&R वाले सिस्टम ऑपरेशन को भेज देते हैं, ग्रिड कंस्ट्रक्शन को जाती है, STT डिवीजन को जाती है, हर बार 4 टेबलों पे फाइल घूमती है। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 महीने के अंदर आप पावर दे देंगे? तो जब आपके पास कंप्यूटर में डाटा सारा फीड किया हुआ है, आपके पास अगर कोई पावर सरेंडर होती है, आप वो कंप्यूटर में उतनी पावर ऐड कर अपने पर्टिकुलर ग्रिड स्टेशन पे उतनी पावर ऐड कर दीजिए, और जिसको आपने सैंक्शन किया उतनी पावर माइनस कर दी। अगर आपके पास अप टू डेट डेटा, आज वो टाइम तो नहीं है ना कि फाइल एक टेबल पे घूमेगी। आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ की हम बात करते हैं पूरी कंट्री में, हम भी उसमें, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सबसे आगे है, लेबर डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने किया है, पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं किया है। हमको नहीं समझ आता, हम पिछले 3-4 साल से यहाँ उनसे फॉलोअप कर रहे हैं कि आप यहाँ पे सिस्टम लाइए, क्योंकि और इंडस्ट्रियलिस्ट को आप एप्लीकेशन देने के 30 डेज़ के अंदर अंदर आप उसको पावर की सैंक्शन दे दीजिए, क्योंकि उसको पावर सैंक्शन मिलेगी
तो उसके बाद ही वो बाकी काम उन्हें कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ से करनी है। और जो डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं, उन डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइम बाउंड मैनर में उनके ग्रिड स्टेशन बनने चाहिए, रिसीविंग स्टेशन बनने चाहिए। सिडको, सीकॉप और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मिल के ये काम करना चाहिए कि वो लोग उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करें, ताकि लोगों को जिनको लैंड अलॉटमेंट की है उनको आप अगर पावर की टाइम बाउंड सप्लाई कर देंगे तो उससे क्या कि उसका प्रोजेक्ट टाइम पे आएगा। और मैं एक लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा। आप कोविड में भी वो काफ़ी मतलब कि पेन ले गए हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इससे जो सिचुएशन से बाहर लाया जाए। इंडस्ट्री का वो काफ़ी कंसर्न रखते हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि स्टेक होल्डर्स के साथ भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो मीटिंग्स होनी चाहिए, स्टेक होल्डर के भी सजेशन लेने चाहिए। अभी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ आए हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, वो बड़े एग्रेसिव हैं। आज हमारे बड़े बनों में ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है ताकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना आए। और टचवुड मेरे ख्याल से हमारी स्टेट में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा आभार प्रकट करते हैं, गवर्नर साहब का आभार प्रकट करते हैं, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का। और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं वो आप उनके देखिए 24 घंटे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं उनके मतलब कि ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम ना हो। और दूसरी चीज़ है कि इंडस्ट्री जब चलती रहेगी, आज हमको काफ़ी रिलैक्सेशन दे रखी है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा है, कठुआ है, जम्मू है, इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्री को, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड हैं और आपस में हमारा बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो बाकी डिपार्टमेंट कोऑपरेशन करेंगे तो हमारी स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्राफ है वो आज अगर हम 4 से 5 लाख लोगों को रोज़गार दे रहे हैं वो 10 लाख लोगों तक चला जाएगा, तो उससे लोकल इकानमी को बेनिफिट होगा। आपके जितने भी ये सुझाव आपने, ललित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने दर्शकों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये बेसिक इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जिनका अंतगत्वा जो लाभ और नुकसान, अगर इंडस्ट्री फायदे में रहेगी तो लाभ भी हमारे समाज को होगा, अगर नुकसान में रहेगी तो पूरी तरह से हमारे समाज में एक परेशानी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। हम ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे इस लाइव सेशन को जो है वो ज्वाइन किया और हमारे इस सेशन में लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो समस्याएं हैं उसके बारे में अवगत कराया। और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार इस समय सभी चीज़ों को भूलकर केवल हेल्थ सेक्टर की ओर फोकस कर रही है, परंतु जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, मेडिकल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, फ्लोरिकल्चर सेक्टर है, वो सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम सब छोड़कर इस समय इस कार्य में जो है वो लगे हैं। हमारे पास ये देखने को मिलता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ जो है वो परेशानी में आता है, सड़कों पर होता है। तो इस समय एक बहुत बड़ा मौका है कि हम लोग हेल्थ सेक्टर के अंदर खासकर जो प्रिवेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट है या वेकेंट पोस्ट हैं, क्या उन्हें इस समय प्रतिबद्धता के साथ सरकार प्रयास नहीं कर सकती कि हम भरें, और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी और भी सरकार को इक्वली इस समय कि हम लोग एक सेक्टर बचाते बचाते पूरे अलग अलग सेक्टर्स में आग लग जाए तो क्या सरकार को वो मुनासिब होगा? मुझे नहीं लगता वो होगा। इसलिए सरकार को इस समय जो इस टाइप की एक लॉकडाउन के अंदर एक अनसर्टनिटी का माहौल जो है वो चल रहा है, उसे सरकार को बनने नहीं देना चाहिए और एक टेंटेटिव डेट देके कि इस डेट को हम जो है वो लॉकडाउन ओपन करेंगे, वो सरकार को कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए, सो दैट एक सर्टनिटी की ओर जो है ये समाज जाए और सर्टनिटी के और जाते हुए जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी फ्लोरिश करेंगी, क्योंकि ये पता होगा कि हमें इस महीने जो तनख्वाह वो पैसे देने, काम करने की देनी है या बिना काम के देनी है, बिजली का बिल
काम करके देना है या बिना काम करके देना है। जीएसटी के लिए अकाउंटेंट को पैसे काम करके देने हैं कि बिना काम किए देने हैं। हमें क्या प्रॉफिट से ये सारे खर्चे करने हैं कि क्या हमें कैपिटल अपनी जो है वो खर्च करनी है। तो सरकार को अपने इतने बड़े पिलर को इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। इंसेंटिव्स नई इंडस्ट्रीज़ के लिए आए हैं, जो ऑलरेडी रनिंग यूनिट्स हैं उनके लिए भी सरकार को इक्वली विचार करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है हमारी पूरी डिस्कशन से हम लोगों का एक निष्कर्ष निकला है। हम ललित जी का एक बार पुनः, ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस पूरी वीडियो में इस पूरे जो लाइव सेशन में अपना जो है वो योगदान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। दीपक जी, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को उम्मीद है कि जो ये हमारी जो मैंने इंडस्ट्री के बिहाफ पे व्यू पॉइंट दिया है, ये अप्रोप्रिएट लेवल पे आप गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे, ताकि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो इतना फ्यूचर है, तो उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लाइव सेशन में आप लोगों ने जो है वो अपना कीमती समय दिया और इस पूरे सेशन को जो है वो सुना। आपसे ये आग्रह रहेगा कि इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम लोग, इसी प्रकार के मुद्दों के साथ जो समाज के ग्राउंडेड इश्यूज को हम उठाएंगे, टेकअप करेंगे और सरकार के तक पहुंचाने का ऐसा प्रयास हमारा सदा रहेगा। आप इस लाइव सेशन में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।